हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देख चुके थे। आज जो है सेकेंड चैप्टर होगा, जिसमें कि हम लोग क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल, भस्म और लवण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो इसमें वीडियो है, पहला चैप्टर देख सकते हैं। देखिए क्या कहता है अम्ल के बारे में। देखिए आर्हेनियस एक व्यक्ति है जिसने क्या कहा था आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। और अम्ल जो है स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, याद रखना है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। यहाँ पर 7 से, यहाँ पर छूट गया है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल करता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है दूसरा जो है अम्ल का परिभाषा, भस्म का परिभाषा देखिए। आर्हेनियस के अनुसार जो है भस्म की परिभाषा, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, याद रखना। और भस्म का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, और भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए आगे अम्ल को पहचानने का नियम समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए अम्ल को पहचानने का नियम देखिए। अम्ल यानी एसिड, जिसके आगे H हो उसे क्या कहते हैं, अम्ल। जैसे देखिए H, सबके आगे में H है, यहाँ पर देखिए H है, इसके आगे में H है, इसके आगे में H है, H है कि नहीं। तो जिसके आगे में H है उसको क्या कहते हैं, अम्ल। यहाँ पर H जो है तो HCl है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक। H2SO4 है, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। HNO3 है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पर है कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3। ये तीनों याद हुआ, पहले तीनों को याद कीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, फिर H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, BO3 ब्रोमिक अम्ल। कौन सा अम्ल, ब्रोमिक अम्ल। इसको याद रखना। अगला देखिए, फिर जो है यहाँ पर ब्रोमिक अम्ल हो गया, फिर इसके बाद H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इसी प्रकार से अपवाद में जो है यहाँ पर जो एक है जो कि H आगे नहीं है फिर भी ई अम्ल है। ठीक है, लेकिन इसको जो है अपवाद में याद रखना है कि एसिटिक अम्ल। कौन सा, CH3COOH जो है कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। इसको याद रखना है। ठीक है, अम्ल समझ गए। अब देखिए भस्म के बारे में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भस्म का जो है एग्जाम्पल समझिए। जिसके पीछे OH हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, भस्म। देखिए इसके इस सब के पीछे में क्या है, OH है कि नहीं। सबके पीछे में क्या है, OH है, तो ये सब क्या है, भस्म है। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे LiOH क्या कहते हैं, लिथियम, लिथियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पर भी देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर जो है इस तरह से समझ सकते हैं। अगला जो है OH सबके है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर है कॉपर हाइड्रोक्साइड, फिर है फेरस Fe, यहाँ पर जो है FeOH का होल 2, इसको फेरस हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर है बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से देखिए सबके पीछे में क्या है, OH है, इसको क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए पॉइंट क्या है, समझिएगा अच्छे से। अगला जो है नोट में देखिए क्या लिखे हैं, नोट समझिएगा। कहता है सभी क्षार भस्म होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं, भस्म, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। जितना भी भस्म है ना, कहता है सभी क्षार जो है क्या होते हैं, भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखना। फिर आगे देखिए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड मतलब धातु है, जिससे देखिए ये सब क्या है, धातु है। जैसे कैल्शियम, जिसके
अंत में यम आए वो सब धातु होता है, ठीक है। जैसे बोलिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर यानी तांबा, ये सब धातु है। पोटेशियम, ये सब धातु है। तो यहाँ पर जो है देखिए धातुओं के ऑक्साइड, यहाँ पर दोनों संयोग किया, रिएक्शन किया, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, ये क्या हुआ, धातु था और ऑक्साइड मिल गया तो क्या हुआ, क्षारीय हो गया ये, ठीक है। जिसके आगे में एच रहता है वो तो होवे न करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है इसको याद रखना है, ठीक है। क्षारीय जो है उसको याद रखना है। जिसके पीछे ओ एच होता है वो तो होवे करता है भस्म, लेकिन यहाँ पर क्षार में जो है, भस्म यानी क्षार में जो है यहाँ पर CaO हो गया, ये भी है। फिर MgOH, MgO यानी Mg को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए हैं तो यहाँ पर जो है ऑक्साइड से, तो यहाँ पर MgO बना। फिर यहाँ पर देखिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के ऑक्साइड, सोडियम धातु है, यहाँ पर ऑक्साइड है। फिर कॉपर ऑक्साइड, फिर यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब अगला देखिए यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पर धातु O से अम्लीय, O से अधातु, ठीक है, और यहाँ पर O से अम्लीय, याद रखना है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय, इसे ट्रिक में याद रखना है। अधातु में जैसे कार्बन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है, सल्फर अधातु है, यहाँ पर फास्फोरस अधातु है, इसका ऑक्साइड ले लिए हैं, ठीक है। तो इसको जो है रिएक्शन करा दिए हैं, यहाँ पर जो है रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर CO2 बना है, यहाँ पर CO2 क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हुआ, अम्लीय हुआ, ठीक है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन, यहाँ पर जो है डाइऑक्साइड, यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये अम्लीय हुआ। तो उसी तरह से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर यहाँ पर PO4, यहाँ पर जो है ये भी क्या हुआ, एक तरह से अम्लीय हुआ। तो इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ उदासीन है उसको भी याद रखना, CO, ठीक है, जैसे CO, फिर NO, फिर H2O, ये सब क्या है, उदासीन होते हैं, याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा उभयधर्मी ऑक्साइड में याद रखना है, Al2O3, PbO, BeO, ZnO, SnO, ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए किसको कहते हैं समझ लीजिए, यहाँ पर लिख दिए परिभाषा भी, कहता है उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों का गुण पाया जाए, यानी कि जिसमें अम्ल का भी गुण हो और भस्म का गुण हो, दोनों का गुण हो, उस क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर देखिए ZnO जैसे जिंक ऑक्साइड, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर यहाँ पर लेड यानी ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए टीन ऑक्साइड, यानी अम्ल और भस्म दोनों का गुण होगा इस सब में, ठीक है। फिर यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। अब अम्ल और भस्म में जो है थोड़ा सा अंतर बढ़िया से समझ लीजिए, अम्ल और भस्म में अंतर आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ये तो बता चुके हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम, भस्म का pH मान 7 से अधिक, ठीक है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है और भस्म जल में घुलकर OH- आयन देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, और यहाँ इसका उल्टा O, इसको ट्रिक याद रखना, O नीला, O नीला, O से अम्ल, नी से नीला को लाल करेगा, अम्ल जो है नीला को लाल करेगा, ट्रिक याद रखना है, O नीला, ठीक है, O नीला याद रखना है, अम्ल नीला को लाल करता है। इसका उल्टा हो जाएगा भस्म, भस्म जो है लाल को क्या करेगा, नीला करेगा, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला देखिए क्या कहता है, फिर अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को लाल करता है, अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को क्या करता है, लाल, भस्म जो है मिथाइल ऑरेंज को नीला करता है, ठीक है, याद रखना है। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, याद रखना है। अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अब भस्म जो है धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखना है, ठीक है। अगला जो है इसी प्रकार से फिनोप्थलीन पर अम्ल डालने पर वह रंगहीन हो जाता है, और फिनोप्थलीन पर भस्म डालने पर वो गुलाबी हो जाता है, याद रखना है। अगला जो है अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, ये किसने बोला था, ब्रोस्टैंड एंड लोरी ने कहा था, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, किसने कहा था, ब्रोस्टैंड एंड लोरी ने क्या कहा था, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, उसका
खोज ब्रोस्टेन एंड लोरी ने किया था। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसका खोज ब्रोस्टेन एंड लोरी ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर जैसे ने बताए थे आर्हेनियस ने क्या बोला था, जो कि अम्ल वह पदार्थ है जो H+ आयन देता है। H+ आयन देना मतलब ये किसी को क्या करा है, डोनेट करना यानी दे रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ पर इसी को कहता है प्रोटॉन क्या करता है, प्रदान करता है। यहाँ प्रोटॉन जो है दे रहा है किसी को, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, ग्रहण किया, ग्रहण करता तो उससे क्या हो जाता है माइनस चार्ज। यहाँ पर OH पर माइनस चार्ज हुआ, तो यहाँ पर ग्रहण किया इसलिए क्या हुआ माइनस, वही लिखा हुआ है, उसी को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहता है, इसको अच्छे से देखिएगा, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आप पहले जो है हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे संतरा या नींबू में पूछेगा, यानी खट्टा फल जो है सिट्रिक अम्ल। इमली में, इमली जानते हैं, इमली देखिए इसको याद करने का ट्रिक भी बताते हैं। इमली, इमली जैसे सुनते हैं आप लोग टरटराने लगता है, मुंह में पानी आने लगता है ना, तो याद रखना है टाट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टाट्रिक अम्ल। सेब, सेब जो है गरीब लोग कभी कभी खाता है। ठीक है, तो गरीब लोग से याद रखना है, यानी मालिक लोग खाता है, दिमाग में रखना है। सेब कौन खाता है, गरीब लोग कभी कभी खाता है, तो मालिक लोग रोज़ खाता है। तो मालिक लोग में जैसे मैलिक अम्ल याद रखना है। सिरका, सिरका मतलब हुआ सिर पर जो है ना एसिड गिरा देंगे, सिर पर क्या गिरा देंगे, सिरका यानी सिरका मतलब एसिड, तो सिरका में याद रखना है एसिटिक अम्ल। सिरका में दही या दूध में लैक्टिक, दही या दूध को कहता है लेट के नहीं खाना चाहिए, तो दिमाग में रखना है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक। टमाटर या पालक दोनों में याद रखना ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर या पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। चाय, चाय जैसे सुबह में पीते हैं, एक तरह से आदमी टॉनिक के समान लेता है, डेली डेली पीता है ना चाय, तो टॉनिक, तो याद रखना टैनिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार से अगला देखिए अमाशय रस, यानी अमाशय रस जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाल चींटी या बिच्छू, ये जो है ना ये सब काट लेगा, फॉर्म में रहता है ये सब। ठीक है, तो याद रखना है फॉर्मिक अम्ल। याद रखना है किस में रहता है, फॉर्म में, तो याद रखना है फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें जो है याद रखना है फॉर्मिक अम्ल होता है इसमें भी। ठीक है, और इसमें मेथनोइक अम्ल भी होता है, याद रखना है। ठीक है, विटामिन सी जो होता है उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए किसमें यहाँ पर जो है, अब और देखिए ध्यान से अच्छे से पीएच मान थोड़ा सा। ठीक है, कुछ सामान्य विलयनों का पीएच मान देखिए। अमाशय रस का पीएच मान कहेगा कितना होता है, तो 1। नींबू रस का 2.3, कहीं पर 2.5 रहता है। ठीक है, लेकिन आप लोग की किताब में 2.5 दिया है। सिरका 3 होता है। ठीक है, पसीना का पीएच मान पूछेगा, तो याद रखना पसीना का कितना होता है 4.5। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। ठीक है, याद रखना पेशाब का पीएच मान 6 होता है, कितना होता है 6। दूध का पीएच मान 6.5, 6.5, 6.5, 6.5। अशुद्ध जल जानते हैं आप लोग 7 होता है। आंसू जल 7.3 होता है। ठीक है, अगला खून यानी रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। पित्त का पीएच मान जो होता है, पित्त क्षारीय होता है जानते हैं, 7.5 से 8.8 के बीच होता है। 7.5 से 8.8 के बीच, 7.5 से 8.8 के बीच। अब चूना जल कहेगा, तो यहाँ पर याद रखना चूना जल क्षारीय होता है, इसका पीएच मान जो होता है 11 होता है। कितना होता है, चूना जल का पीएच मान 11 होता है। चूना जल पीएच मान 11 होता है, चूना जल पीएच मान 11 होता है। अगला जो है इसी प्रकार से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं इनो, इसका सूत्र जो है याद रखना है MgOH का होल 2। किसका सूत्र है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको इनो कहते हैं। एसिडिटी होने पर जो है इसी को हम लोग पीते हैं। ठीक है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है जिसके कारण से जो है इसको इनो पिया जाता है। इसका पीएच मान पूछेगा कितना होता है, तो याद रखना है 10.5 होता है। ठीक है, 10.5 किसका, इनो का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा सा और कहता है सूचक किसे कहते हैं, वैसा रंजक यानी रंग जो अम्ल एवं भस्म के द्वारा रंग में परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जानते हैं आप लोग, कहता है नीला, यानी सूचक इधर लिया लिटमस पत्र। ठीक है, जानते हैं लिटमस पत्र क्या करता है, नीला को लाल करता है। अम्ल डालने पर लिटमस पत्र पर अगर दी नीला लिटमस पत्र है उसको क्या कर देगा, लाल। और क्षार में जो है क्षार डालेंगे, लाल है नीला लिटमस पत्र तो उसमें नीला कर देगा। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो है
जो है सूचक है, इस पर अम्ल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, अब क्षार डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। फेनोल्फथलीन जो है उस पर अगर क्या डालेंगे, अम्ल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रंगहीन होगा। और क्षार डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, अगला है हल्दी। हल्दी पर जो है ना अम्ल डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर जो है भस्म डालेंगे, क्षार डालेंगे तो लाल पूरा हो जाएगा। चुकंदर जो है लाल बैगनी बना देगा। ठीक है, और भस्म डालेंगे तो पीला। लाल गोभी या पत्ता गोभी याद रखना, लाल बैगनी हो जाएगा, हरा, और भस्म डालेंगे तो हरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको समझिएगा अच्छे से। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए पीएच के बारे में थोड़ा सा इसको देख लीजिए अच्छे से। पीएच मान जो बता रहे थे, पीएच का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का खोज पूछेगा किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। पूछेगा कब किया था, 1909 में। याद रखना पीएच स्केल में जो है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के 14 तक होता है। 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। याद रखना है जिसका पीएच मान 7 होता है उसको क्या होता है, उदासीन। याद रखना है जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। पीएच मान 7, जैसे जल का पीएच मान क्या होता है, 7, क्या होता है, उदासीन होता है। जल का पीएच मान 7 तो क्या होता है, उदासीन होता है। याद रखना है। और जिसका पीएच मान 0 से लेकर 3.5 के बीच में होता है वो प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और 3.5 से 7 के बीच जिसका पीएच मान उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है 7 से 10.5 के बीच में उसको दुर्बल भस्म कहते हैं। और 10.5 से 14 के बीच में जिसका पीएच मान होता है उसको क्या कहते हैं, प्रबल भस्म कहते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर 7 से जो जो घटेंगे वो अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है, 7 से इधर जाएंगे और यहाँ पर जो है 7 से यहाँ पर जो आगे बढ़ेंगे तो क्षारीयता क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना इसको। ठीक है, पीएच के बारे में समझ गएंगे। यहाँ पर देखिए पीएच का परिभाषा भी दिया हुआ है, पीएच का परिभाषा भी देख सकते हैं अच्छे से। देखिए पीएच का परिभाषा देखिए थोड़ा सा, पीएच का परिभाषा, किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयन का सांद्रण के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। ठीक है, इसको पीएच का परिभाषा कहते हैं। यानी पीएच जो होता है किसी विलयन में पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ यहाँ पर है कि नहीं, आयन H+ है तो आयन है। सांद्रता मतलब हुआ इस तरह से जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसको सांद्रता कहते हैं। कि लघुगणक यानी लॉग का ऋणात्मक माइनस मान होता है। ठीक है, पीएच का परिभाषा है सांद्रता। देखिए इसको सांद्रता दिया है। यहाँ लघुगणक इसको कहते हैं। log 1 का मान पूछेगा, log 1 to the base 1 का मान 1 होता है। log 2 to the base 2 का मान 1 होता है। log 10 बेस 10 का मान 1 होता है। log m पे पावर n का मान n log m होता है। log m गुना n log m प्लस log n होता है। ठीक है, शुद्ध जल पे H+ जो है अगर 10⁻⁻7 दिया है यहाँ पर इसका log रखेंगे, log m पावर n का मान क्या होता है, n log m, तो यहाँ पर 7 आगे आ जाएगा। यहाँ log 10 टू द बेस 10 का नीचे है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसका पीएच मान 7 हो गया। इसलिए जल का पीएच मान कितना होता है, 7। तो इस तरह से समझ सकते हैं। अब जो है इतना ही आज रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।